नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का साइंस जर्नी में। दोस्तों, एवरी सैटरडे को सैटरडे स्पेशल जातक कथा सीरीज़ चलती है यहाँ पे। आप सभी जानते हैं जातक कथा बहुत ही ज़रूरी है, विशेषकर बहुजनों के लिए तो बहुत ज़रूरी है। ये आपको इतना चतुर चालाक बना देती है, जातकों से ही हम दूर हो गए इसीलिए बहुजन समाज अशिक्षित रह गया। अगर जातक कथाएँ लगातार घरों में माता-पिता भी अगर अपने बच्चों को पीढ़ी दर पीढ़ी पढ़ाते आते रहते हैं, तो कोई भी बहुजन बच्चा को कोई ठग नहीं सकता था, किसी भी एससी, एसटी, ओबीसी। क्योंकि इसमें वो मोरालिटी की शिक्षाएँ दी गई हैं बेसिकली जो आपको कोई ठगता है, कहाँ पे आप फँसते हैं, कैसे आप बेवकूफ़ बनाते हैं, कैसे आपकी संसाधनों पे इन बाहरी यूरेशियन ने कब्ज़ा कर रखा है। जितने भी विदेशी धूर्त आए हैं, वो हमारी चीज़ों को कब्ज़ा करते हैं, हम बेवकूफ़ बनते चले जाते हैं, आज भी बेवकूफ़ बने हुए हैं। कैसे मुट्ठी भर कुछ लोग हम सब पे कब्ज़ा किए हुए हैं। क्यों? क्योंकि हम जहाँ पे आपका व्यक्तित्व खुलता है, ओपन होता है, आपका माइंड ओपन होता है, वो शिक्षाएँ जो आपको जागरूक करती हैं, वही शिक्षा हमसे दूर कर दी गई। और अब हमें हिंदुत्व का झुनझुना पकड़ाया जा रहा है ताकि हम इन शिक्षाओं से दूर रहें, ताकि हमें लगातार गुलाम बनाया जाता रहे और हम गुलाम बन के जीवन जीते रहें। तो चलिए आज हम आपको इस कड़ी में 46 नंबर जातक कथा है आराम दूषक जातक, ये आज हम आपको बताने वाले हैं। और आराम दूषक जातक कथा बहुत ही खूबसूरत जातक कथा है। इसको बेसिकली जैसा कि आपने पिछले 2 जातक कथाएँ देखी हैं जिसमें ये आपको प्रेरणा मिली थी कि बुद्धिमान शत्रु ज़्यादा बेहतर होता है मूर्ख दोस्त से। वो आपने देखा था कि कैसे एक मूर्ख दोस्त जो है किसी भी शत्रु से ज़्यादा आपको हानि पहुँचा सकता है। उसी तरह से आराम दूषक जातक कथा भी आपको कुछ इसी तरह की प्रेरणा देती है और इसको अंतिम तक सुनिए और खुद आप कंक्लूड कीजिएगा कि वास्तव में ये जातक कथा आपको क्या बताना चाहती है। तो इसको शुरू करने से पहले मैं आप लोगों को ये लीगल डिस्क्लेमर दिखा देता हूँ। ये लीगल डिस्क्लेमर है, जैसा कि आप जानते हैं यहाँ पे जो भी बातें होती हैं, जो भी प्रेज़ेंटेशन होती हैं, जो भी डिबेट्स होती हैं, इसका उद्देश्य साइंटिफिक टेम्परामेंट को एनकरेज करना है। जो कोई भी बाहर से वक्ता आते हैं, जो डिबेट करने आते हैं, वो जो भी अपनी बातें बोलते हैं, वो उनकी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। तो आइए हम लोग समय ना गवाते हुए शुरू करते हैं आराम दूसक जातक। अब ये जो जातक कथा है, ये कोसल की है। कोसल आमतौर पे आपने नाम सुना होगा, कोसल नरेश पसेंदी थे, सबसे बड़े सम्राट थे। यही कोसल शब्द का इस्तेमाल जब वाल्मीकि रामायण लिखा जा रहा था, तो वहाँ पे इन लोगों ने दशरथ को कोसल के अंडर में बता के कोसल शब्द को कब्ज़ा करने की कोशिश की। ये आप लोगों को ध्यान से समझने की ज़रूरत है, कहाँ-कहाँ पे क्या-क्या घाल-मेल हुआ है। तो ये कोसल में तथागत बुद्ध के समय में कोसल बुद्धिज़्म नाम है, बुद्धिस्ट किंगडम उस समय हुआ करता था। तो उस समय की बात है, तो इस कोसल में एक गामड़े में वहाँ का जो बाग था, बगीचा था, वहाँ पे वो विचरण कर रहे थे। तो जब वहाँ पे विचरण कर रहे थे तो भिक्षु लोग जब जाते हैं, एक गृहस्थ जो है आमंत्रित करता है तथागत को, शास्ता यानी तथागत, उन्हीं को भगवन कहा जाता है या भगवा कहा जाता है पाली में। तो उनको निमंत्रित करता है और पूरे भिक्षु संघ सहित जो है वो जाते हैं, उसके उद्यान में बैठते हैं, खाना-पीना चलता है और वहाँ पे वो विहार कर रहे हैं, घूम रहे हैं। तो जो भिक्षु थे, वो लोग उठते हैं और वो जो बाग रहता है, वहाँ पे थोड़ा-सा घूमते-फिरते हैं, तो उनको दिखता है कि चारों बगल पेड़-पौधे तो है और बीच में एक पूरा जगह जो है, वहाँ पे पेड़ ही नहीं है कोई भी, पूरा आँगन की तरह बन गया है। तो उसको देखते हैं और जो उपासक रहता है, जो वहाँ का उपासक जिसने माली रखा हुआ था उपासक ने, उस माली को बुलाते हैं, पूछते हैं कि भई एक बात बताओ, चारों बगल यहाँ पे जो बगीचा है, बाग-बगीचे हैं, यहाँ पे जो उद्यान है, यहाँ पे तो चारों बगल पेड़ है। ये जो बीच में बगीचा बना रखा है, इसका क्या माजरा है भई? यहाँ पे क्यों नहीं पेड़ है? तो अब कारण पूछते हैं उससे, माली से, तो माली जो है वो बताता है कि इसके पीछे का जो कारण है, वो एक मूर्ख लड़का था,
एक गँवार लड़का था उसके कारण से हो गया। अब वो क्या कारण बताता है मूर्ख गँवार लड़के का, वो भी ज़रा सुन लीजिए। लड़का क्या करता था, उसको माली ने कहा कि भई हमारे यहाँ जो है ये जो पेड़-पौधे हैं, इनको तुम जाके सींच दो। तो वो लड़का जो है जाता है, अब सोचता है कि यार पानी जो है ना, पानी की बड़ा कमी है यहाँ पे, पानी बर्बाद नहीं करना चाहिए। पानी हम लोग ढो-ढो के लेके आते हैं जलाशय से, तो कोई पेड़ कितना गहरा है, उसकी जड़ कितनी गहरी है या ये जो पौधा है, ये इसका जड़ कितना गहरा है, उसी हिसाब से पानी दें। सबको बराबर पानी देंगे, तो वो फिर क्या होगा ना कि एक को ज़्यादा चला जाएगा, एक को कम चला जाएगा। वो दिमाग लगा दिया, कुछ ज़्यादा ही दिमाग लगा दिया। तो अब पता कैसे चले किस पेड़ का, किस पौधे का जड़ गहरा है और किसका कम है? उसी हिसाब से पानी देंगे। लड़का कुछ ज़्यादा ही साइंटिस्ट बन जा रहा था। तो वो क्या करता था कि जब पानी सींचने की जब नौबत आती थी, तो उस पौधे को उखाड़ता था, देखता था अच्छा इसकी जड़ तो कम है, फिर उसको रोपता था और फिर पानी देता था। फिर दूसरे को उखाड़ता था, देखता था अच्छा इसकी कितनी जड़ है, फिर उस हिसाब से पानी देता था और डेली यही काम करता था। करते-करते क्या हुआ कि पेड़-पौधे जितने भी थे वहाँ के वो सूख गए। तो वो पूरा वो जगह जो है एक आँगन की तरह बन गया। अब जब ऐसा हुआ तो वो जितने पौधे थे सब कुम्हला-उम्हला के मर गए, खत्म हो गए, आँगन-सा हो गया। तो ये सारी घटना जब सुनते हैं भिक्खु लोग, तो वो जाते हैं शास्ता के पास। शास्ता यानी तथागत। सुना है ना आपने खुदा न खास्ता, ये खास्ता कहाँ से लाए हैं? खुदा न खास्ता। दरअसल ये शब्द है शास्ता, खुदा न शास्ता। तो शास्ता यानी तथागत। तो तथागत के पास जाते हैं और बोलते हैं, ये सुनाते हैं पूरी घटना कि देखिए ना एक गँवार लड़का था और पूरा बाग इनका ये जो उपासक हैं, इनका बाग ऐसे-ऐसे बिगाड़ दिया, ऐसे-ऐसे दिमाग लगाता था। तो तथागत जो है उसको इस पर अब जिन भिक्षु ने इसको लिखा है, तो उन्होंने क्या किया कि उसको सुनाया तथागत के नाम पे कि देखो तथागत तुमको ना इसके पहले की भी घटना सुनाते हैं, ऐसी पहले भी कुछ घटना हुई थी, इसी तरह की घटना हुई थी, तो अब अतीत की कथा शुरू हो जाती है यहाँ से। जो जातकों का मूल कथा होती है, अभी तक तो ये माहौल बनाया जा रहा था कि भई ये कथा बनाने की ज़रूरत क्यों पड़ी? ये माहौल था, सिचुएशन था। अब कथा एक्चुअल में स्टार्ट होती है कि एक समय था राजा ब्रह्मदत्त हैं, जैसा कि आप जानते हैं जातकों का राजा हमेशा ब्रह्मदत्त होते हैं। यही ब्रह्मदत्त को आपको पता ही है ब्रह्मदत्त, बृहदत्त खूब ब्राह्मणिकल शब्द इस्तेमाल करता है इस शब्द को। सब लोग बोलते हैं कि ये हो गया, वो हो गया, कहानियाँ बनानी शुरू कर देते। ख़ैर, तो ये वाराणसी जो शब्द है, ये पाली का शब्द है। ये सम्राट अशोक के भी इंस्क्रिप्शन में भी नाम आया है। काशी, काशी ब्राह्मणों ने बाद में कहना शुरू किया था, एक्चुअल नाम वाराणसी था और जैसे ही सरकार को पता चला कि भई वाराणसी तो बुद्धिज़्म के टेक्स्ट में लिखा हुआ है और बुद्धिस्ट इंस्क्रिप्शंस में भी आया हुआ है ये शब्द, तो उसका नाम काशी से बदल के फिर वाराणसी किया गया था। ये सोचिए ये भारत में ये नाम सब किस तरह से बुद्धिज़्म के नाम पे प्रयागराज जो अभी नाम रखा गया है, आपको क्या लगता है ब्राह्मणों से? नहीं, नहीं, वो भी बुद्धिज़्म से पता चला कि वेन-सॉन्ग के समय में प्रयागराज बुद्धिस्ट लोग कहते थे प्रयाग, इसलिए उसका नाम प्रयागराज रखा गया। तो ये नामकरण भी जो हो रहा है आपको सारी दुनिया को बेवकूफ़ बनाने के लिए हिंदू, हिंदू कहा जा रहा है। नामकरण असल में ये बुद्धिज़्म टेक्स्ट से उठाया जा रहा है और यहाँ की पब्लिक को जो भारत की पब्लिक है, जो एससी, एसटी, ओबीसी बहुजन हैं, उनको हिंदू बनाने के लिए हिंदू, हिंदू किया जा रहा है, हिंदू मुसलमान। नाम कहाँ से है? बुद्धिस्ट का और आज की ये जो जातक कथा है ना, ये दरअसल हर एक बहुजन के लिए है, एससी, एसटी, ओबीसी की, कि देखें आप कैसे आप लोग शिकार बन गए हैं, अपनी ही जड़ें काटने में लगे हुए हैं। आप कट्टर हिंदू बने घूम रहे हैं, आप हिंदू बने घूम रहे हैं, आपको पता ही नहीं है कि आप कर क्या रहे हैं। आप हमारे पुरखों की, हमारी ऐतिहासिक विरासत को बर्बाद करने पे तुले हुए हैं। क्योंकि उसके नाम पर बुद्धिज़्म की धरोहर को सजोया ही नहीं जा रहा है, खत्म किया जा रहा है। तो वो अभी आप समझ जाइएगा जब इसके कन्क्लूज़न में जाइएगा। यहाँ पे अब क्या होता है कि जो राजा ब्रह्मदत्त है, तो वाराणसी का राजा है, अब इसके समय में एक उत्सव की घोषणा होती है। अब उत्सव जो है ना, नक्षत्र जो शब्द है, ये उत्सव के लिए ही इस्तेमाल किया जाता था उस समय।
आजकल नक्षत्र का मतलब ग्रह नक्षत्र ये तरह-तरह के इस्तेमाल कर रहे हैं सब। तो उत्सव की घोषणा होती है, तो बुद्धिज़्म में आपको पता है कि खूब बड़े-बड़े ये ढोल और नगाड़े उत्सव भेदी ये सब भेरी रहते थे, बजाए जाते थे डम-डम, डम-डम डुगडुगी जिसको आप कहते हैं, सोचे डंके की चोट पे, बुद्धिज़्म के दिन है, वो बजाए जाने लगे। अनाउंसमेंट होने लगा कि भाई देखो उत्सव मनाया जाएगा। तो उत्सव के जब ये पूरे उत्सव का माहौल बनाया जाने लगा, नगाड़े बजने लगे, तो उस समय क्या हुआ कि राजा का जो उद्यान था, ब्रह्मदत्त का जो उद्यान था, उसमें ढेर सारे बंदर रहते थे। अब ये जो बंदर हैं, वो उसका जो बगीचा था, उसी में रहते थे और माली उस वन को देखा करता था। तो अब ये उत्सव था, माली को जाना था उत्सव में, माली अकेले ही देखभाल करता था। तो उसने सोचा कि ये बंदर जो हैं, इनको क्यों ना मैं हमेशा इसी में रहते हैं, इससे बातचीत करते हैं, इसके साथ बड़े सामंजस्य में रहते हैं, तो रुको मैं बंदरों को ये काम दे के जाता हूँ कि देखो बंदरों, ये जो तुम लोग क्या कर रहा ना, पानी दे देना पेड़ों में, पौधों में और मैं जा रहा हूँ उत्सव अटेंड करने। तो आप सबको पता ही है कि जो उत्सव अटेंड करने की बात है और बंद आप सोच रहे होंगे कि बंदर से कैसे बातचीत हो रही है इस कहानी में। तो दोस्तों ये जातक कथा है। इसमें बिल्ली से भी बात हो जाएगी, इसमें जो मगरमच्छ है उससे भी बातें होंगी, इसमें उल्लू से हर एक जीव-जंतु से बात होगी, हंस, बगुला सबसे बातचीत होगी, क्योंकि ये जातक कथा है। ये एक इमेजिनेशन है, एक शिक्षाप्रद कहानी है जिसमें सारे जीव-जंतुओं को भी बोलते-कहते सुनाया गया है ताकि आप उससे मैसेज सीख से ले सकें। तो अब यहाँ पे क्या होता है कि वो कहता है बंदर से कहता है कि देखो बानर लोग आप लोग क्या करो कि ये पेड़-पौधों को आज तो मैं रहूँगा नहीं, तुम लोग इसको सींच देना और मैं जा रहा हूँ अटेंड करने, क्योंकि राजा ने बहुत बड़ा उत्सव मनाने का ऐलान किया है। तो बंदर कहते हैं ठीक है, जाइए आप लोग जो हैं आप जाइए, उत्सव अटेंड कीजिए, हम लोग यहाँ का काम देख लेंगे। तो उसने क्या किया कि जो माली था, जो बानरों का जब सबसे सर्वश्रेष्ठ था, उसका जो सरदार था, उस वानर राज को उसने जाके उससे पूछा कि देखो भाई, आपको फ़ायदा तो है, बहुत फ़ायदा है ना? इस में रहते हो, हम आपको कुछ बोलते नहीं हैं, आप लोग इसी से पेड़-पौधे खाते-पीते हो, सब चीज़ इसी का खाते हो। तो आज थोड़ा-सा आप लोग ना मेरे लिए उपकार कर दो। तो कहता है ठीक है, आप जाइए हम कर देंगे, कर देंगे। अब ये चला जाता है। अब बंदर सब क्या करते हैं कि कहते हैं कि रुको, इसको कैसे सींचा जाए यार? पानी इतना ढो-ढो के ले आना कितना मुश्किल सा काम है, ये कितना माली टफ़ काम करता है। हम लोग ऐसा करते हैं स्मार्ट ना दिमाग लगा देते हैं। समझ रहे हैं ना? हम दिमाग लगाते हैं और दिमाग लगा के ना हम इसको हैंडल करेंगे। कहने का मतलब ये है कि जैसे बहुजन समाज है, उसमें कई लोग दिमागी लाला जाते हैं एससी, एसटी, ओबीसी में। वो सोचते हैं कि अच्छा ब्राह्मणवाद से लड़ाई है, रुको मैं ना कुछ ज़्यादा दिमाग लगा देता हूँ। और वो ज़्यादा दिमाग लगा के जो उपकार करना था समाज पे, उसकी बजाय अपकार कर देते हैं। वो सेम चीज़ यहाँ पे वही इसीलिए बोला कि एससी, एसटी, ओबीसी के लिए सबसे ज़रूरी सीख है, ये जातक कथा। तो ये बंदर जो होता है, सोचता है कि माली तो बेवकूफ़ था, रुको हम लोग दिमाग लगाते हैं दिमाग लगा के ना हम पानी डालते हैं। रुको ऐसा करते हैं, पेड़ को पहले उखाड़ते हैं पौधों को, चेक करते हैं इसकी जड़ को, कितना गहरा है। उसी हिसाब से पानी देंगे। उसको जड़ छोटी होगी तो कम पानी देंगे, उसको कम पानी की ज़रूरत है और जो पेड़ बड़ा है, उसकी जड़ ज़्यादा बड़ा है, उसको ज़्यादा पानी देंगे। तो ये क्या करते हैं कि वही काम करना शुरू करते हैं। अब पानी से तो ये अपने दिमाग अपने हिसाब से तो बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं। माली जब लौट के आता है, तो ये आता है तो क्या देख रहा है कि भाई साहब ये बंदर तो पौधे उखाड़-उखाड़ के पानी दिए हैं और जिससे क्या हो गया था कि ये सारे के सारे जो है वो वो ये देखिए ये स्वीकार कर लेते हैं अ, पौधों को उखाड़-उखाड़ उसकी जड़ की गहराई के अनुसार पानी सींच रहे हो। उन्होंने जवाब दिया हमारे सरदार ने ऐसा ही अच्छा वहाँ से क्या होता है कि जब ये बंदर ऐसा काम कर रहे थे, तो वहाँ पे एक बुद्धिमान व्यक्ति जो है उस वन से गुज़रता है। अब वो व्यक्ति उनसे पूछता है बानरों से कि अच्छा एक बात बताओ, तुम लोग जो है ये पेड़-पौधों को उखाड़-उखाड़ के जड़ में पानी कैसे दे रहे हो?
तो बंदर उस बुद्धिमान व्यक्ति को क्या जवाब देते हैं कि देखो हमारे सरदार ने ऐसा ही कहा था, ठीक है? हमारे सरदार जो है, सरदार दिमागी लाल था, कहा रुको हम दिमाग देते हैं, उस हिसाब से तुम लोग काम करो। ये सारे एससी, एसटी, ओबीसी समाज को ये सीखना चाहिए कि हमारे जो सरदार बने हुए लोग हैं, वो क्या हमको सही सीख दे रहे हैं? हमारा जो मूवमेंट है, जहाँ हमारा हक अधिकार की लड़ाई है, क्या वो सही सीख दे रहे हैं या हमको कुछ ज़्यादा ही दिमाग लगा के और बैठ के हम लोगों से एक तरफ लाइन में हाँके जा रहे हैं, हम वोट बैंक बने हुए हैं। हमारे हक अधिकार हवा में जा रहे हैं, ऐसा तो नहीं है। ये सीख बहुत ज़रूरी ये जातक कथा है, ये समझने की ज़रूरत है। तो बंदरों ने क्या कह दिया कि भई हमारे सरदार ने तो ऐसा ही कहा है, दिमाग लगाया उन्होंने, हम वैसा ही कर रहे हैं। तो उन्होंने जवाब दिया जब ऐसा तो बानरों की बात सुनकर वो बुद्धिमान व्यक्ति कहता है, "अहो! मूर्ख, उपकार करने का मन करके अपकार ही करते हो।" मतलब वो ये साफ-साफ कहता है कि तुम तो एक तरह से ये दिखा रहे हो कि तुम उपकार कर रहे हो मालिका। सुनो, मालिका तुम क्या कर रहे हो? उपकार कर रहे हो, तुम ये दिखा रहे हो। लेकिन तुम उपकार नहीं बल्कि अपकार कर रहे हो। कहने का मतलब ये है कि आप किसी को अपना काम दे के जाइए और वो व्यक्ति आपके काम को इस तरह से कर दे कि वो तो बता दे देखो भैया काम कर दिया। और उस काम को समेटने में जब आप वापस लौट के आते हैं तो देखते हैं भैया काम तो कुछ हुआ ही नहीं है। काम ये तो कर दिया है ऐसे-तैसे, गलती-सलती कुछ-कुछ और उसमें डाल दिया है इसने, गलतियाँ कर दी हैं। अब आपको उसको सही करने में जितना समय उसको आपने दिया था, आप आके उसके आधे से आधे समय में जो खुद से कर सकते थे, आपको 4 गुना ज़्यादा समय लग गया भैया उसकी गलतियाँ सही करने में। समझ रहे हैं ना? और वो कहने को भैया उनके तो हमने काम कर दिए, बड़े हमने उपकार किए हैं भाई, वो उपकार किया आपका अपकार कर दिया। तो ये चीज़ जो है वो कहता है, वो गाथा यहीं पे कहता है वो बुद्धिमान व्यक्ति जो है, "नौवे अनत्य कुशलेन अतचर्या सुखावहा हापेति अथम दुग्धमेथो दुम्मेधो कपि आरामिको यथा।" उपकार करने में अचतुर आदमी का उपकार करना भी सुखदायक नहीं होता। माली बंदर की तरह मूर्ख आदमी काम की हानि ही करता है। ये कहने का मतलब ये है कि अगर कोई व्यक्ति आपको ये तो दिखा रहा है कि वो आपका काम कर रहा है, आपको तो समझ में आ रहा है कि आपका काम कर रहा है, पर वो आपका काम कर रहा है या आपका काम और बिगाड़ दिया उसने, काम करने के नाम पे? आपका कहीं नुकसान तो नहीं कर दिया? और वो खुश है भाई साहब, उसके मन में हमने तो बड़ा अच्छा काम कर दिया भाई साहब। तो ये कुल मिला के ये भी कहानी उसी तरह से है कि जिस तरह से कोई व्यक्ति आप जिससे काम ले रहे हैं या कोई व्यक्ति आपका काम कर रहा है, वो आपका काम बना रहा है कि और बिगाड़ रहा है। ये बहुत ज़रूरी सीख है। ये सारे बहुजनों पर अप्लाई होता है कि हमें ये बात समझना चाहिए कि हम जिन लोगों के भी चक्कर में फँसे हुए हैं, वो लोग वाक़ई हमारा काम उपकार कर रहे हैं या अपकार कर रहे हैं। हम कहीं उनके सिर्फ़ पिछलग्गू तो बने हुए नहीं घूम रहे हैं। तो इसी चीज़ को अब ये शास्ता के नाम पर यानी तथागत के नाम पर ये कथा सुनाई जाती है और फिर इसमें जब ये बुद्धिमान व्यक्ति कह के वहाँ से वो निकल लेता है, जान जाता है कि भैया इन लोगों का कुछ नहीं हो सकता। ये तो हमारी बात सुनेंगे नहीं, ये तो अपने सरदार की बात सुन रहे हैं और सरदार ने तो इनको बड़ा बढ़िया जो है पकड़ा दिया है। तो इस प्रकार उस बुद्धिमान आदमी ने इस गाथा से ज्येष्ठ वानरों के सरदार की निंदा की, अपनी परिषद को लेकर उद्यान से निकल आया। वहाँ से निकल के अपने लोगों के जो भी उसके साथ थे उनके साथ और निंदा करता है उस जो ज्येष्ठ जो वानर थे उनके सरदार को कि देखो ये कैसा मूर्खता की तरह इन लोगों को पकड़ा दिया, वो तो बेचारे अंधभक्त हैं उसकी फॉलो किए पड़े हुए हैं फॉलो। ये सारे एससी, एसटी, ओबीसी को समझना चाहिए कि कहीं आप भी इस चक्कर में तो नहीं हो कि आपने आपका सरदार कहीं मूर्ख है और उस मूर्खता के चक्कर में आप समाज पे उपकार की बजाय अपकार कर रहे हो, झंडा उठा के घूम रहे हो। समाज का उससे भला हो भी रहा है कि नहीं हो रहा है? आपको तो लग रहा है कि भैया आप तो धर्म बचाने निकल गए हो। ला भैया हिंदू मुसलमान कर लेते हैं, मुसलमान से कहीं ऐसा तो नहीं है कि आपके अपनी जो विरासत है बुद्धिज़्म उसको आप बर्बाद कर रहे हो उसी बहाने? आपको लग तो रहा है, कि वैसे हमारे सरदार ने कह दिया है ये हिंदू मुसलमान करो, हमारा हमारा धर्म खतरे में है, हमारा आपको लग रहा है कि नहीं धर्म बचाओ, धर्म बचाओ। आप अपने हिसाब से एकदम बेस्ट कर रहे हो। आपको पकड़ा दिया गया है व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी, फेसबुक यूनिवर्सिटी।
हुँ? आपको तमाम तरह की चीज़ें जो हैं दलीलें दे दी गई हैं, तरह-तरह की फ़िल्में बना के दिखा दी गई हैं, आप एकदम मग्न हो कि भई हम तो देश बचा रहे हैं भाई, एकदम राष्ट्रवाद का झंडा उठा के घूम रहे हो। पर आप वाक़ई में अपने समाज का उपकार कर रहे हो या अपकार कर रहे हो? ये सोचने वाला विषय है। आपको लग रहा है जैसे यहाँ पे बंदरों को क्या लग रहा था, भई हमारा सरदार ने तो बिल्कुल सही चीज़ हमको बता दिया और देखने में भी सही लग रहा है भाई, इसको ज़रूरत कम पानी की है तो हम कम पानी देंगे, चेक कैसे करेंगे? उखाड़ के चेक कर रहे हैं। उनको पता ही नहीं है कि उससे आप बर्बाद कर रहे हो। जैसे आज की डेट में आप क्या हो रहा है, भारत की सारी विरासत बुद्धिज़्म की है। आप हिंदू-मुसलमान करने के चक्कर में बुद्धिज़्म की सारी विरासतों पर ब्राह्मणवाद को कब्ज़ा दिए जा रहे हो। आप उनके झंडे उठा रहे हो और और तो और दिन-रात गालियाँ भी बक देते हो बुद्धिज़्म को। जबकि आपके सारे के सारे बाप-दादे जो हैं सब बुद्धिस्ट हैं, ए टू जेड। बताएँ पहला भारत में पहला जो बुद्ध के शिष्य बने थे, सबसे पहले 2 बने थे और वो दोनों कौन थे? व्यापारी थे। फिर उसके बाद से 5 जो भिक्षु बनते हैं, 5 भिक्षु उसमें से 3 शाक्य थे और 2 कुलीय थे। फिर उसके बाद से यश जो बनता है, वो खुद ही श्रेष्ठी है, यानी एक सामंती परिवार से है। फिर उसके पिता बनते हैं, वो भी वहाँ के श्रेष्ठी हैं, यानी सामंत हैं, यानी सबसे धनी व्यक्ति में से एक हैं। फिर उसकी माता और बहन भी बनती हैं, जो सुजाता हैं, वो भी जो बनती हैं, ये सब क्या हैं? इनको ग्वाला कहा जाता है, उस समय के श्रेष्ठी थे, अच्छे खासे परिवार से थे, ये सारे के सारे लोग बन रहे हैं। तो उस समय का जो सबसे जो धनी वर्ग था, वो सबसे पहले बुद्धिज़्म को अपनाया। सोचिए, पूर्व बुद्ध को मानता था, इसीलिए वो तुरंत ही बुद्ध को भी माना, 28वें बुद्ध को एक्सेप्ट किया। और आज की डेट में वो क्या कर रहे हैं भाई साहब? बताएँ आप हमें? जब सारे लोग भारत में बुद्धिस्ट थे, आप क्या कर रहे हैं? किसका झंडा उठा के घूम रहे हैं? हुँ? तो आपको लग रहा है कि आप समाज बचा रहे हो। आपको बता दिया गया है कि मुस्लिम्स ने आके आपका देश को खराब कर दिया, ये कर दिया, वो कर दिया। आपको लग रहा है कि आप हिंदू का झंडा उठा के घूम रहे हो, तो आप जो है देश को सही कर रहे हो। लेकिन क्या आप इसकी आड़ में बुद्धिज़्म की चीज़ों को, ब्राह्मणवाद को तो नहीं सौंप रहे हो? सारे के सारे बुद्धिस्ट प्लेसों को आप हिंदू मंदिर के नाम पर ब्राह्मणों को तो नहीं सौंपते जा रहे हो? तो ये मैं आप सबसे ये कहूँगा कि आप लोग कमेंट में ज़रूर इस चीज़ को मेंशन कीजिएगा। इस जातक कथा से आप क्या सीखते हैं? क्या मोरल शिक्षा देती है? तो ये जातक कथा यहीं पे था और अगर किसी को अपनी बात रखनी हो, तो मैं लिंक दे देता हूँ और आज का तो छोटा-सा सेशन रहता है, तो उस हिसाब से आप अपनी बातों को छोटा-सा रख सकते हैं। ये मैंने लिंक प्रोवाइड करा दिया है। जिस भी व्यक्ति को अपनी बात रखनी हो, वो रख सकते हैं। इसको मैं पिन भी कर देता हूँ और यहाँ पे कुछ सुपर चैट्स आए हैं। यहाँ पे गोवर्धन इंगले जी ने मेंबरशिप लिया है, शुक्रिया जी आपको। फिर यहाँ पे जयचंद्रा बाबू जी ने मेंबरशिप लिया है, आपको भी शुक्रिया। फिर यहाँ पे सचिन रोकड़े लिखते हैं, आजकल कुछ अंधभक्त डर रहे हैं कि हम जनरल वाले सीट को भी ले रहे हैं और कुछ बोल रहे हैं कि हम 40% लाते हैं, बताओ अब कौन सही है? जय भीम। हाँ, ये बहुत खूबसूरत क्वेश्चन आपने किया है। बेसिकली आपने क्या किया है ना कि टिटुआ पकड़ लिया इनका। इनको समझ में आ नहीं रहा है कि कहें तो करे क्या? हुँ? कभी बोल रहे हैं कि अंगूर जो है खट्टा है, कभी बोल रहे हैं अंगूर मीठा है, उनको खुद ही समझ में नहीं आ रहा है, एक पल मीठा बता पल खट्टा बता रहे हैं। हुँ? अच्छा इसके बाद से यहाँ पे आई डोंट नो ते हैं अच्छा मेंबरशिप लिए हैं, शुक्रिया जी आपको। फिर इसके बाद से गिरजा शंकर मौर्य जी का यहाँ पे सुपर स्टिकर है और बाल किशन जी लिखते हैं जय भीम नमो बुद्धाय सर जी। हाँ जी, आपको भी। तो यहाँ पे राजू राम आए हैं इनको हाँ जी, राजू राम जी, अच्छा ये तो चले गए ये। शंकर निषाद आए हैं। हाँ जी, शंकर जी, बताएँ क्या कहना चाहते हैं? हेलो, हाँ जी, बोलिए। जय भीम बुद्धाय सर। हाँ, हाँ, जय भीम नमो बुद्धाय। जी, बताइए।
सर, हमारा एक प्रश्न है कि आज के परिवेश में जो है, जितने भी बहुजन वर्ग के राजनीतिक क्षेत्र में जो भी नेता हो रहे हैं, वे सब जो है अन्य राजनीतिक पार्टियों में जा कर के वहाँ पर अपनी बहुजन मूवमेंट को आगे न बढ़ाते हुए, कहीं पर जो है देखने को मिल रहा है कि ब्राह्मणवाद की एक तरह से बोझा को ढो रहे हैं। हुँ। तो इससे यही शिक्षा मिल रहा है कि जिस प्रकार से बंदर जो है अपना बुद्धि लगा करके सींचने के लिए पेड़ को हुँ, हुँ। ऐसा जो है सहारा लिए, उसी प्रकार से हुँ, हुँ। हमको भी ऐसा लग रहा है कि आज के परिवेश में बहुजन वर्ग के जो भी नेता हैं हुँ, हुँ। और बहुजन वर्ग के इतिहास में कह लीजिए, हुँ, हुँ। उनका यही योगदान हो रहा है। मतलब कुल मिला के वो जो एक्चुअल मूवमेंट है, वो फाइट नहीं कर पा रहे हैं और ना ही जी, बहुजन समाज को उस दिशा में ले जा रहे हैं। जी, क्योंकि बहुजन मूवमेंट एक फाइट भी है ना, सिर्फ़ सत्ता पाना ही तो खेल नहीं है। भई जी, बहुजनों का उस हिसाब से जो मूवमेंट है वो भी आगे बढ़ना चाहिए। जी, तो जी। आप सही कह रहे हैं। ठीक है, शंकर जी। ओके। जय भीम बुद्ध। हाँ, जय भीम नमो बुद्धाय। चलिए राजू राम आए हैं, इनको मैं फिर से ऐड करता हूँ। हाँ जी, राजू जी बताइए। माइक अनम्यूट कर लीजिए। माइक जय हाँ, भीम बोलिए। सर। हाँ, हाँ, जय जय भीम। भीम सर। कह जय रहे भीम हैं बताइए। जैसे जैसे मैं ये वीडियो बहुत साल से देख रहा हूँ, 2-3 साल से। ओके। तो हुँ, हुँ। मतलब मैं घर पे या दूसरे जगह समझाना चाहता हूँ तो वो सब समझता है ये पागल है। अब मैं बाबा क्या साहब को अच्छा। बहुत फॉलो करता हूँ, मानता हूँ, हुँ, हुँ। लेकिन वो सब क्या देखता है, ज़्यादा रामायण देखता है। जैसे पढ़ा लिखा था, अब घर मेरा तो उतना पढ़ा लिखा नहीं है। पापा थोड़ा हुँ, पढ़ा हुँ। लिखा है तो उतना मतलब रामायण देखता है, कृष्ण लीला देखता है, ये सब देखते रहता है। मैं बोलता हूँ मम्मी ये सब मतलब गलत है। ये सब हम लोग हुँ, का हुँ। पुरखा जो हम लोग का है राजा महाराजा था, वो सबको मार के ये सब राज कर दिया। हुँ, वो सब समझता है नहीं ऐसा नहीं है, मतलब भगवान सब कोई एक ही होता है। और हमारे तरफ हुँ, उतना जागरूक भी उतना नहीं है। यही हुँ। मैं सोच रहा हूँ कोई हमारे समाज में अगर है कुछ उधर समझाने वाला फैलाने वाला, बढ़िया रहता। जैसे वीडियो वीडियो जैसे रामायण बना है, तो बुद्धिस्ट रामायण बन जाता है उस पर कोई ऐसा कहानी। नहीं देखिए, ये जो जातक कथा हमने सीरीज़ इसीलिए शुरू की है चर्चा कि इसमें हम यही दिखाने का प्रयास करते हैं कि बहुजन समाज को और कुछ नहीं तो कम से कम जातक कथा तो एक बार ज़रूर उसमें क्या शिक्षा मिल रही है वो ज़रूर देखना चाहिए। हाँ ये बहुजन बात समाज के सही साथ जो प्रॉब्लम है ना, वो असल में क्या प्रॉब्लम है कि वो डिटेक्ट नहीं कर पा रहे हैं कि उनके लिए एक्चुअल में अच्छा क्या है और बुरा क्या है। कौन उनका हितैषी है और कौन उनका बुरा करने वाला है और इसकी पहचान ना आपको जातकों से ही होगी। वो तो कथा है, आप है। कथा सुनेंगे, आप एक रियलाइज़ करेंगे कि उसमें कहानी में किस तरह से कोई बेवकूफ़ी कर रहा है और वो बेवकूफ़ी है या फिर वो सही है। समझ रहे हैं ना? जैसे आज की डेट में आप देखें तो सरदार ने तो दिमाग लगा दिया भाई कि माली कह के गया है, हाँ तो हाँ माली की तो हम बात मान रहे हैं। तो रुको जिसको जितनी ज़रूरत है उसको हम दे रहे हैं उतना, ठीक है? हाँ, लेकिन उससे हुआ ठीक। क्या? रिज़ल्ट क्या निकला? नुकसान हुआ। उसको अब जैसे ब्राह्मणवाद नुकसान को कर लीजिए, दिया। अब जैसे ब्राह्मणवाद को देखिए, ब्राह्मणवाद क्या कहता है कि हम ना बड़ा योग्य हैं, बड़े पढ़े-लिखे हैं, तो सब चीज़ ना हम ही को मिलना चाहिए। और इन बहुजनों को क्या ज़रूरत है? इनको तो हमने पढ़ने-लिखने नहीं दिया है, शिक्षा नहीं दिया है, हक अधिकार नहीं, इनको कोई कोई ज़रूरत नहीं है, इनको कुछ भी मत दो। तो मैं एक बार ऐसे मतलब हुँ, एक कहानी है, जैसे मेरे बहन का शादी किए थे। एक हुँ, माली था जो ऐसे नहीं होता है जो हजाम हुँ, होता है, हुँ। जात का हाँ हजाम। जी, हाँ जी। तो हुँ, घर हुँ, पे हुँ। आया काम कराने के लिए। तो ओके।
वो सब कुछ काम करता है, मतलब हमारे जो सक्षम है 1500 1500 रुपया दिए, कपड़ा लत्ता दिए, हर चीज किए, हुँ, लेकिन ये हुँ, काम करता है नहीं। वो खाना घर पे चावल भले ले जाकर वो अपने घर से खाना उना ले जाकर वो चावल नहीं खाता है। या ब्राह्मण हो अच्छा। या हुँ, पंडित हो, हुँ, ब्राह्मण हो या हुँ, हजामी हो, हुँ। भले पैसा ले लेगा, हर चीज ले लेगा, हर चीज करेगा, लेकिन खा चावल नहीं खाता है। एक मतलब क्या प्रॉब्लम है चावल नहीं खाना? मनु मनुस्मृति फ़ॉलो करता है वो। मनुस्मृति में तो एक हम नियम लोग है। मनुस्मृति का तो हमारे घर में चाहे कोई भी हुँ, मनुस्मृति हुँ, के हुँ। बारे में तो कोई चाचा ही जानता ही नहीं है कोई इतना, हमारे नहीं, समाज नहीं, में, मतलब हमारे कई क्षेत्र में। बिहार से हैं, कई मोतिहारी चीज़ें जिला से। हाँ, हाँ। कई चीज़ें ऐसी तो होती है वो ना सब जिसके लिए किताब पढ़ने की ज़रूरत नहीं होती है। कई चीज़ें जो हैं हाँ, उसके लिए किताब पढ़ने की ज़रूरत नहीं होती है, वो प्रैक्टिस में आ जाता है और लोग उसको ना परंपरा समझ लेते हैं। जैसे मनुस्मृति में ये हाँ, लिखा हुआ है कि शूद्रों को अगर हम्म, ऐसा लगे ना कि शूद्र जो है ये शूद्र है और उसके घर से कभी कुछ हम्म, आपको अनाज लेने की ज़रूरत खाने की ज़रूरत पड़ जाए, उसके घर जाने के ठहरने की ज़रूरत पड़ जाए, तो आप उससे ना कच्चा अनाज लेना, पका हुआ नहीं खाना। नहीं। उससे आप धन ले लेना, अब कच्चा ले लेना। हाँ, जैसे कच्चा में क्या आता है, आप देखिएगा कि पहले ब्राह्मण सब लेकिन जाता था ओबीसी के घर, ओबीसी के घर जब ब्राह्मण जाता था ना पहले, तो वो क्या करता था कि उनसे ना कच्चा खाता था। कच्चा खाना मतलब वो चूरा-दही खा लेगा, चूरा-दही, गुड़, चीनी लेकिन ये सब खा हेलो, लेगा, पका हुआ चीज़ नहीं खाएगा। हुँ। हेलो, हाँ, हाँ, बोलिए। क्या रुक जा, यही लंबड़ी बोला था अलग। हेलो, हाँ जी, हाँ हाँ सर। जी। अच्छा, आपके तरफ से ना बैकग्राउंड साउंड आ रहा है, आप फिर कभी अच्छा ये चले ही गए। कभी जुड़िएगा, फिर आपसे बातें होंगी। चलिए, यहाँ पे दिनेश देसाई जुड़े हैं, इनसे 2 बातें ले लेते हैं। हाँ जी, दिनेश जी, बताएँ क्या कहना चाहते हैं? क्या आप हमें सुन पा रहे हैं? चलिए, इनसे कोई रिस्पॉन्स जी नहीं है। सर जी। अच्छा, हेलो। बोलिए। हाँ, हाँ, जी, बोलिए। जय विनोद है सर। हाँ जी, जय भीम, नमः बुद्धाय। जी, बताएँ। सर आज मैं दूसरी बार जुड़ा हूँ आपसे। ओके। जी। सर पहले तो मैं सर सर्वप्रथम मैंने जब बाबा साहब की प्रतिज्ञा को पढ़ा था स्टार्टिंग में, हुँ, हुँ, तो तब से हमारे यहाँ जो है बहुत ज़्यादा भ्रांतियाँ थी जो हमारे पास पड़ोस में। मैं छोटे से गाँव हुँ, में मतलब दूर दराज के गाँव से अम्बेडकर नगर से बोल रहा हूँ। हुँ, हुँ, तो यहाँ सर इतनी समस्याएं हैं आज भी हैं, सब लोग बहुत ज़्यादा पाखंड को मानते हैं आज के दौर में। इतनी हुँ, टेक्नोलॉजी हुँ, बढ़ने के बाद भी जो है सब उसी में हुँ, उलझे हुए हैं। अगर किसी को समझाओ हुँ, तो मानने को भी तैयार नहीं है। मगर किसी से मतलब बात करता हूँ, हुँ, हुँ, कहता हूँ कि आप पहले बाबा साहब को मतलब उनकी पहले प्रतिज्ञा, अगर बाबा साहब को मानते हो तो पहले उनकी प्रतिज्ञा पहले प्रतिज्ञा का पालन करो। लेकिन बाबा हुँ। साहब को ऐसे मानने वाला तो सब लोग कहते हैं मैं मानता हूँ मानता हूँ मानता हूँ, लेकिन उनके सिद्धांतों पे चलने के लिए कोई भी तैयार नहीं है सर। आप ऐसा कीजिएगा ना दिनेश जी, ऐसे जितने भी लोग हैं, कभी ना आप मुझसे बातें कराया कीजिए इन लोगों की। आप बताएँगे, वो पता नहीं वो कितना सुनेंगे, क्या करेंगे, ऐसे लोगों को ना आप यहाँ पे जोड़ा कीजिए। हम लोगों से बात करने दीजिए। शायद वो बात जी करेंगे, थोड़ा-सा इंटरेस्ट जगेगा, चैनल को देखेंगे, सुनेंगे, तो वो उनमें परिवर्तन होगा। आप समझाइएगा ना तो घर की मुर्गी दाल बराबर, समझ रहे हैं ना? हाँ। मतलब हाँ आप सर कितना ये भी मेरे समझाइएगा, वहाँ पे ईगो क्लैश होगा। उनको ये लगेगा कि जी अच्छा जी ये तो हमारे साथ ही रहता है, ये हमारा गुरु बनने चले हैं। दरअसल जी ईगो जी यहाँ पे जी आ जाता है। हाँ, जी सर, तो वो समस्या आप और ये यही है ना प्रयास जैसे कीजिए। हुँ, हुँ, जी जी बोलिए। सर ये है ना जैसे इसमें जैसे सब मजदूर वर्ग हैं, सब काम में कमाने खाने वाले हैं डेली के। इन लोग को हुँ, जानकारी हुँ। वो है नहीं, अगर बताया भी जाता है ना तो लोग हुँ, इग्नोर कर हुँ। देते हैं। सोचते हैं जो श्रवण कर रहा है, जो पंडित जी बता रहे हैं वही सब सही है, वही सब जानते हैं। जैसे जैसे नहीं, बताएंगे वैसे वैसे देखिए करेंगे। इनमें उनका तो कोई बात नहीं, इनमें उनका दोष नहीं है। ये तो बुद्धिज़्म का जी जी सिद्धांत ही है कि अज्ञानता ही दुखों का सबसे बड़ा कारण है। प्रतीत समुत्पात जी यही तो जी जी बताता है।
अविद्या जो जी, है उसी से ये सारे प्रॉब्लम जन्म लेती है, तो वो अविद्या के शिकार हैं। तो उनका जो दुःख है ना, वो ये जी, अविद्या को दूर करने के लिए कैसे भी, किसी भी तरह करके जैसे उनका जो बिलीफ सिस्टम अभी बना हुआ है, जब वो जुड़ेंगे, देखेंगे, सुनेंगे तो चेंज होगा। ऑफ कोर्स चेंज होगा। जी, तो इसमें बिल्कुल भी आप ये मान के चलिए कि इसी तरह से सब लोग हैं। हमको अगर उनको चेंज करना है, तो हमको एक्स्ट्रा एफर्ट लगाना पड़ेगा उस जगह से जोड़ने के लिए। समझ रहे हैं ना? जी सर, जैसे जी सर, सिस्टम में जैसे रिज़र्वेशन जी, क्यों लाया गया कि किसी तरह एससी, एसटी, ओबीसी को व्यवस्था में घुसाया जाए। इसीलिए तो जी, प्रतिनिधित्व जी, में लाया जाए, इसलिए तो रिज़र्वेशन लाया गया। तो उसी तरह से बहुजन समाज को किसी तरह से जो बहुजन एक्टिविस्ट काम कर रहे हैं, मैं ये नहीं कह रहा कि आप मुझसे ही जुड़िए। और भी जो लोग जी, जी, बहुजन जी, समाज के लोग जो आँखें खोलने का काम कर रहे हैं, उनसे जुड़िए। किसी तरह भी जी, जोड़िए, जब जुड़ेंगे, देखेंगे, सुनेंगे तो उनको खुद हो जाएगा। तो यहाँ काम मेन काम है ना बस जोड़ देना। उनको ज़्यादा जी सर, समझाने की ज़रूरत इसमें नहीं है, खुद को विलेन नहीं जी, बनाइए, बस जोड़ दीजिए। जी, एक बार जो आएगा, देखेगा, सुनेगा तो उसमें परिवर्तन होगा ही होगा। ठीक है दिनेश जी, ओके। ओके सर, ओके, ओके। जी, हाँ, ओके, जय भीम। अच्छा इसके बाद से यहाँ पे जगदीश लसल जी का सुपर स्टिकर है, शुक्रिया जी आपका। इसके बाद से यहाँ पे अनिल बौद्ध जी आए हैं, इनको मैं ऐड करता हूँ। हाँ जी, अनिल जी बताएँ क्या कहना चाहते हैं? सर आपको क्रांतिकारी जय भीम नमो बुद्धाय मैं अनिल बोल रहा हूँ। हाँ जी, मेरी आवाज़ आपको भी सर आ रही है आपके पास? क्लियर आ रही है। जी। हाँ, सर कहते हैं ना कि जैसे एक भूले हुए समाज को एक मार्गदर्शक मिल जाता है, ठीक उसी प्रकार बाबा साहब के बाद मैं मान्यवर कांसीराम और समाज को जागरूक करने के लिए जो आपने ये मेहनत कर रहे हैं, इस स्पेस की कड़ी में आप बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं सर और मैं काफ़ी इंस्पायर हूँ आपसे। और मैं एक मेडिकल मेडिकल प्रोफेशनल से हूँ। कल आपका हुँ, जो 3 घंटे 55 मिनट का ऐसा कुछ डिबेट जो चला था, विचार रखा गया था सुसाइड के ऊपर। मैं हुँ, काफ़ी हुँ, कोशिश किया सर उसमें अपने विचार रखने के लिए। मैं सर हुँ, छ ये इस माध्यम से मैं ये बात को कहना चाहता हूँ सर, लेकिन कल आज का हुँ, मुद्दा हुँ, कुछ और है, जातक कथा के ऊपर है। लेकिन कल हुँ, मैं बहुत जुड़ने की कोशिश किया बट नहीं हो पाया, लेकिन मैंने इस पे ट्वीट भी किया है, पूरा वीडियो मैंने सुना कुकिंग करते हुए, अपना सारा काम करते हुए। तो मैंने हुँ, हुँ, रिक्वेस्ट किया कि सेकंड आप इस चीज़ पे रखें ताकि मैं भी उसमें जुड़ के अपनी बात रखूँ। और जहाँ हुँ, तक कल की चीज़ें लॉजिकल के साथ-साथ मैंने एक रियलाइज़ किया है, मैं 26 साल हुँ, से हुँ, स्ट्रगल कर रहा हूँ जॉब के लिए और साथ में प्राइवेट जॉब में स्ट्रगल कर रहा हूँ। हुँ, हुँ, जो हमारे शिक्षण संस्थाओं के साथ-साथ जहाँ जॉब बच्चे हम लोग बहुजन बहुजन बच्चे जो जॉब करते हैं ना सर, वहाँ भी इतना एनवायरमेंटल बनाया जाता है ना कि यू आर पुअर, नॉट फॉर एक्सपर्ट एंड नॉट फॉर ज ओके, आप आपकी जनरल की साउंड जो तुलना है में वो रुक गई है। अच्छा, अच्छा, अच्छा। हेलो सर, फिर से मेरी आवाज़ आ रही है सर आपके पास? मेरे ख़्याल से आप लोगों को साउंड आ रही है इनकी? हेलो? हाँ, हाँ, अब आई है, रुक गई थी आपकी हाँ साउंड। सर, हाँ सर। हाँ, तो सर कल मैं भी अपनी इस लाइफ स्ट्रगल को रखना चाहता था बात समाज के लिए, अवेयरनेस के लिए। जब मैं हुँ, कभी हुँ, भी बस सीधी-सी बात है, जब मैं कहीं निराश होता हूँ ना सर, बाबा साहब को ज़रूर याद करता हूँ। मान्यवर कांशीराम साहब को याद करता हूँ और सर आप जिस मिशन को लेके चल रहे हैं, मैं भी चाहता हूँ कि एक्टिव होके समाज को जागरूक करूँ। फिर भी मैं जॉब करते हुए मैं ऑब्जर्वेशन करता हूँ सर। मैं हुँ, ए ग्रेड तो कर्मचारी नहीं हूँ, लेकिन बी ग्रेड हूँ, हुँ, एक रेडियोग्राफर हूँ। मैं एक जनरली छोटा-सा टेक्नीशियन था, एक्स-रे टेक्नीशियन, लेकिन मैंने मेहनत किया सर, आज रेडियोलॉजी के टॉप पोज़ीशन पे हूँ। जो भी बहुत डायग्नोज़ सर मैं देख लेता हूँ, बता देता हूँ ये चीज़ है, तो वो है फैक्ट है क्योंकि उसमें सर मेरी मेडिकल फील्ड में 16 साल का ये एक्सपीरियंस है, मेरा नॉलेज है निचोड़ है सर। तो मैं हुँ, आपके माध्यम से पूरे यूथ को बोलना चाहता हूँ और पूरे अपने समाज को बोलना चाहता हूँ कि हम लोग अपनी जातक कथाओं से सीखते हुए हम लोग अपने प्रेजेंट टाइम को आत्मसात करते हुए, सीखते हुए आत्म जातक कथा से और समाज को मार्गदर्शक का काम करें। हम लोग तो देखिए सर किसी तरह मेहनत करके लड़ते, भिड़ते, संघर्ष करते हुए यहाँ तक तो पहुँच जाते हैं। बट क्या करते हैं हम हुँ, लोग अपने समाज से दूर रहते हैं। मैंने ऑब्जर्व किया है सर, मैं हमेशा रिसर्चर हूँ, ग्रेजुएट भी हूँ सर, बीएड भी किया हूँ। हुँ, हुँ, बाबा हुँ, साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर यूनिवर्सिटी आगरा से किया हूँ।
मैं कभी शिक्षण संस्थाओं पे ये चीज हो, जैसे कल वाला जो हुआ तो उसका सेकंड पॉइंट रखिएगा, तो मैं पूरा अपना जीवनी रखूंगा, उससे बहुत से बच्चे इंस्पायर भी होंगे। मैं भी आपसे सुनता हूँ तो बहुत ही सीखता हूँ सर। तो कुल मिला के निष्कर्ष ये है कल का कि सर, जैसे अभी जो कानपुर में घटना घटी है, वो सर आत्महत्या नहीं है, उनको जबरदस्ती सुसाइड किया गया, उनको गिराया गया है सर। मैंने वो रियलाइजेशन किया है सर। ठीक है, मेरे को, मैं इतना चौकन्ना रहता हूँ ना, कहते ना कि नेचर ने मैं प्रकृति के सिवा किसी को नहीं मानता, तो नेचर ने हमें 2 आंख 2 कान दिए हैं, तो इतना एक्टिव रहता हूँ कि मेरे इतने दुश्मन हो चुके हैं हम लोग, क्योंकि हम लोग समाज को जागरूक करते हैं। जब हम लोग समाज को जागरूक करते हैं तो ये लोग अपने दुश्मन मान लेते हैं मनु की संतानें। अभी जब प्रोफेसर लक्ष्मण साहब का एक सर, आज जैसे ही मैं कुकिंग कर रहा था शाम को, तो एक उनका उन्होंने यूट्यूब पे बनाया, एक मैसेज डाला, वो भी एक बुरा ना मानिएगा, मैं इस माध्यम से बहुजन ओबीसी भी अपने बंधु नाराज नहीं होंगे। मैं एक बात कहना चाहता हूं कि अगर हम बौद्धिस्ट हैं, अगर हम सच में बहुजन हैं, तो हम लोग आपसी मतभेद भूलकर अपने बहुजन समाज के जितने भी महापुरुष हैं उनकी विचारधारा को ईमानदारी से इम्प्लीमेंट करना चाहिए। उनका कंटेंट आज का सर था कि जो अभी विश्वविद्यालय में यूजीसी का जो रूल आया है उसको ये लोग विरोध कर रहे हैं, श्रवण के बंधु लोग। इस पे थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, इस पे भी एक डिबेट रखिएगा सर, जरूर ओपिनियन लीजिएगा समाज का। अभी ताजा तरीन मामला है, लेटेस्ट, ये लोग विरोध कर रहे हैं कि नहीं, इसको नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये जो सुसाइड अटेम्प्ट, जो सुसाइड हो रहे थे, जो जो सर आपने स्ट्रीम किया है और जो समाज जागरूक हो रहा है, बोल रहा है ना, तो यूजीसी को ये चीज बनाना पड़ रहा है सर। ये बनाया आदेश अभी जारी हुआ है, लेकिन इसको लागू नहीं किया गया। तो जो मनु की पार्टियां हैं, चाहे वो बीजेपी होगी, चाहे कांग्रेस हो गई, चाहे आम आदमी पार्टी हो गई, मैं तो इतना आपके माध्यम से मैं पॉलिटिक्स को भी बहुत बढ़िया से ऑब्जर्वेशन करता हूं कि बाबा साहब ने कहा था कि ऐ समाज के, ऐ मेरे समाज के लोगों, ऐ समाज के मेरे लोगों में वो जो सत्य, तथागत गौतम बुद्ध ने कहा कि अपनी बुद्धि का उपयोग करो, जो तुमको सही लगे, अपनी तर्क और बुद्धि कसौटी पे जो सत्य लगे उसी को फॉलो करो। जो मैंने कहा, आंख बंद करके उसको न मानो। तो जो समाज के लोग अवेयरनेस यहाँ तक पहुंचे ना सर, वो भटक जाते हैं, बस वो अपनी ही जिंदगी में खुश रहते हैं। जैसे मैं सर यहाँ पे हूँ, मेरी इतनी तो सैलरी नहीं है, लेकिन हाँ, मैं जो इतने लेवल से, जैसे प्रशांत बौद्ध जी हो गए और अरुण गौतम जी हो गए, इन लोगों को मैं सपोर्ट करता रहता हूँ कि आप हिम्मत मत हारो यार। मैं भी अपना एक यूट्यूब चैनल बनाया था, झारखंड में सर जॉब करने गया था, लाइफ ऑफ अनिल। तो बट क्या है ना कि वो क्या एक क्या बोलते हैं, सॉरी सर, जो भी हम वीडियो बनाते हैं उसका आर्टिकल, जैसे आपने आप नाम रख, हाँ, तो वो चीज डिसाइड नहीं कर पाती कि इसमें एक टीम वर्क होता है ना सर। मैं अकेला हूँ, मेरे साथ कोई और हो, मतलब फिर भी मैं कोशिश करता हूँ। तो मैं अपने जॉब करते हुए दौरान मैं समाज को ऑब्जर्व करता हूँ कि हमारे यहाँ सर ऐसे लोग आते हैं ना सर, कि एजुकेटेड होते हैं लेकिन वो समाज से कटे होते हो, तो मैं उनको ब्रेन वॉश करता हूँ सर, काउंसलिंग करता हूँ कि ऐसा मत करो यार, अगर तुम यहाँ तक आए हो तो ये बाबा साहब की बहुत बड़ा रोल है, और तुम समाज के लिए 1 रुपए न दे सको तो कम से कम कोई इंसान तुम्हारे, तुम अगर कुर्सी पे बैठे हो, इस पद पे वो रोते हुए आए तो उसके आंसू पोंछो, उसको जजमेंट करो, उसको मतलब उसकी प्रॉब्लम सॉल्व करो, उसको सुधार करो, उसको मार्गदर्शन का काम करो सर। मैं अभी सर आगरा में हूँ और मुझे बहुत आपसे इंस्पायर हूँ। आई होप मैं सभी अपने बौद्धिस्ट बंधुओं एंड पूरे बहुजन समाज को इंस्पायर करता हूँ कि यार अगर जंग लेनी है तो खुले, जैसे साइंस जर्नी सर जैसे मैं, या तो आर या तो पार, बीच में नहीं रहना है, चिकनी चुपड़ी बातें नहीं करनी है कि हाँ। और एक बात ये भी है, जैसे आपने कल मैम को उसमें बताया था कि, और बच्ची एक आई थी बेचारी पढ़ने वाली, मैंने उसका भी लाइफ स्ट्रगल देखा था, आपने कहा था जीवन में वो चीज आएगा, वो मैं फेस करता हूँ। मैं कहता हूँ क्या बात है, सर ने अपना तजुर्बा रखा है इस चीज को, तो वो चीज मुझे रखना था। इसका सेकंड पार्ट जब आप करेंगे तो मैं जरूर जुड़ूंगा, और अपने मैं जब से होश संभाला हूँ, एजुकेशन स्टार्ट से लेके अब तक का, मैं आपको अपना जीवन स्ट्रगल रखूंगा, और इससे बहुत से भाई लोग इंस्पायर भी होंगे। आप संडे को जुड़िए, कल ही जुड़िए, कल हम इस पर बात करते हैं। ओके, ठीक है सर।
ठीक सर, आपको तथागत गौतम बुद्ध की हार्दिक शुभकामनाएं और जय भीम, नमो बुद्धाय सर। मैं आपको थैंक यू सर। हाँ, जय भीम, नमो बुद्धाय। जी। अच्छा, इसमें अब कौन है? और कोई है इसमें? अच्छा, कुछ लोग शायद जुड़े थे, ये एथिस्ट कुछ कहना चाह रहे हैं। हाँ जी, एथिस्ट, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? सर कुछ सवाल थे। एथिस्ट, आप क्या कुछ हुआ? कहना चाह रहे हैं? यस सर। अच्छा, मुझे हेलो एथिस्ट की साउंड नहीं आ रही, आप लोगों को आ रही है? हेलो। नहीं आ रही। राजकुमार सावंत हैं, इनको मैं ऐड करता हूँ। हाँ जी, राजकुमार जी। जय भीम सर, नमो बुद्धाय, जय संविधान। हाँ जी, आपको भी। जी, बताइए। सर जी, मेरा एक शंका है, संदेह है हुँ, हुँ। कि सम्राट अशोक ने 84,000 स्तूप बनवाए। हुँ, हुँ। धम्म के जो सूत्र है वो 84,000 है। हुँ, हुँ, हुँ। और ये 84 फिगर जो है, इसका बुद्ध के जीवन में क्या रिलेशन आता है? देखिए, 84,000 का जो ये जो डेटा है ना, ये जो नाम है, ये बुद्धिज़्म हाँ, में बड़ा ही एक आप देखें कि जुड़ाव है इनमें। सम्राट हाँ, अशोक जो 84,000 स्तूप बनाते हैं, तो हर हाँ, स्तूप के साथ एक हाँ, इंस्क्रिप्शन भी लिखवाते हैं। हाँ, जहाँ-जहाँ वो स्तूप लगा था, वहाँ-वहाँ पे वो इंस्क्रिप्शंस भी भेजे थे और ये बात जो हाँ, अशोकावदान किताब है, उसमें ये चीज़ मेंशन की गई है। कि जहाँ-जहाँ पे जिन जगहों पे 1 लाख से ज़्यादा आबादी थी, वहाँ-वहाँ पे सम्राट अशोक ने अ, एक इंस्क्रिप्शन और उसके साथ वो स्तूपा बनाने की और उसमें तथागत बुद्ध का वो अंश भी रहेगा, जो 84,000 में जो डिवाइड किया गया था। तो ऑफ़ कोर्स वो सूत्र भी एक तरह से उसका इंडिकेशन है। ये चीज़ें है। और भी 84,000 से रिलेटेड बहुत सारी बातें हैं, जो हम लोग आगे कभी डिस्कशन करेंगे, जब त्रिपिटका वगैरह उठाएँगे। उनमें हाँ, कहाँ-कहाँ हाँ, पे ये 84 के आंकड़े दिए गए हैं, वहाँ से हम लोग इसको देख सकते हैं। जी, हाँ, ठीक है सर। और दूसरा एक ओके। सवाल है सर। ओके सर, ओके। हाँ, हाँ, बोलिए। अच्छा, बोल लीजिए, बोलिए। ये अरे ये जो अभी देश में जो हालत है, हुँ, पूरी हुँ। अम्बेडकर राइट मूवमेंट के खिलाफ हो गई है। जिस तरह से ओबीसी समाज के लोग मूवमेंट को जोड़ना चाहिए, उस तरह से जुड़े हुए नहीं है। एसटी वर्ग के हुँ, लोग हुँ। जो है वो भी मूवमेंट के नजदीक नहीं आ रहे हैं। और बीजेपी की हुँ, हुँ। सरकार इसके फायदे उठा रहे हैं पूरे तरह से। तो ये सब हुँ, प्रॉब्लम हुँ। को अपन कैसा फेस करना चाहिए, इसके बारे में आप जरा गाइडलाइन दीजिए सर। नहीं तो एक इसके देखिए ऊपर स्ट्रीम बनाइए। हुँ, हुँ। इसको हम लोग डिस्कशन कर सकते हैं। हाँ, असल हाँ। में ये सारी चीज़ें ना जुड़ी हुई हैं, यूनिटी हुँ। से जुड़ी हुई हैं हाँ, सही बात है और सर। यूनिटी कैसी होती है? आप ये हुँ, देखेंगे कि जिस जगह के लोग सारे लोग यूनाइटेड हैं, वो लोग शासन करते हैं। एकदम सीधा-सा खेल है। आपकी संख्या कम भी होगी ना, तो भी आप हुँ, प्रशासन में रहोगे अगर आप यूनाइटेड हो तो। अगर आप राइट, नहीं राइट। आप में यूनिटी नहीं है, तो आप हुँ, कभी भी सत्ता में नहीं जाओगे, आपका इस्तेमाल होगा क्योंकि आप में यूनिटी नहीं है तो आपके ही में से किसी को खड़ा किया जाएगा, बाकी लोगों को देखा जाएगा कि अच्छा ये दूसरी तरफ से खड़ा हो रहा है तो आपके अगेंस्ट में आप ही के लोग तुरंत बिक जाएँगे। बिकने के लिए तुरंत सही क्योंकि आप में हर चीज़ यूनिटी ही नहीं है। यूनिटी नहीं है, तो आप पैसा के लिए बिकोगे क्योंकि यूनिटी नहीं है यानी स्वाभिमान भी नहीं है। स्वाभिमान होगा, पूरे समाज का स्वाभिमान होगा, तो यूनाइटेड रहोगे। तो ये हुँ, सारी चीज़ें जुड़ी हुई हैं। स्वाभिमान कहाँ से आएगा? वो धम्म से आएगा। आप धम्म को पालन ही नहीं करते हो, तो फिर आप में वो स्वाभिमान भी नहीं आ सकता। क्योंकि इंसान का जो स्वाभिमान होता है, वो उसके धम्म से आता है। हुँ, धम्म जो आपको सिखाता है, जो आपको सीख देता है कि ये हमारे धर्म में ये सीख है, मैं इसी के हिसाब से चलूँगा, वो आपका स्वाभिमान बन जाता है। वही आपका सही बात है एटीट्यूड सर। बनता है, कि ये हमारा धर्म है, हमको ये सीख मिली है और लोग जानेंगे कि हाँ भाई ये ऐसा व्यक्ति है, इस तरह के ही काम करेगा। क्योंकि ये अपने धर्म के हिसाब से काम कर रहा है, तो आपका वो स्वाभिमान बन गया। अब समाज में क्या है कि हमसे हमारा धर्म छीन लिया गया, यानी हमसे हमारा स्वाभिमान ही छीन लिया गया। हमारे लोग नहीं सही बात समझते है। हैं कि हमें एक ही लीडर के अंदर में जाना है, संगठित होना है, नहीं है, धर्म के रास्ते पर नहीं चलते।
तो जो नहीं चलेंगे, आपका स्वाभिमान नहीं डेवलप है, सारे लोगों का स्वाभिमान बँटा हुआ है, तो कोई कहीं बिक जा रहा है, कोई कहीं किधर से शिफ्ट हो जा रहा है, किसी को समझ में नहीं आ रहा है कि एक्चुअल में करना क्या चाहिए, कौन अच्छा है, कौन बुरा है। यहाँ सबको अगर एक साथ आना है, जो हम यूनिटी चाहते हैं, उसके लिए ज़रूरी है धम्म का रास्ता, घर वापसी धम्म में, उसके अलावा कोई रास्ता ही नहीं है, कोई सही बात रास्ता है, नहीं है। कोई भी सही व्यक्ति बात बिना धम्म के रास्ते हुए मैं क गारंटी देता हूँ कोई माई के लाल हो पूरे भारत में, जो ये कह दे कि बिना धम्म के रास्ते हुए बहुजन समाज को यूनाइटेड कर सकता है, यूनिटी ला सकता है, हो ही नहीं सकता। तो सही वो बात है, किसी न किसी दूसरे का पिछलग्गू ही बनाएगा, स्वाभिमान नहीं पैदा कर स्वाभिमान धम्म से ही आएगा। सही बात है। और अब हमें कोई कट्टर हिंदू बना दे, हमारा स्वाभिमान क्या है? कि हम भैया शूद्र हैं, हम अछूत हैं, यही ना हमारा स्वाभिमान बनेगा? बताइए? हाँ, यही होगा सर, हैं? बराबर। यही होगा। जब हम धम्म में जाएँगे तब हमारा स्वाभिमान क्या होगा? हम यहाँ के शासक थे, हम यहाँ के मूल हाँ, निवासी थे, हमने ज्ञान विज्ञान को पूरी दुनिया में फैलाया, ये हमारा स्वाभिमान होगा। तो ये यस, यस, रास्ता स्वाभिमान का है और वो धम्म से बराबर है, ही आना है। हुँ, सही ठीक है। बात। ओके, ठीक राजकुमार है। सावंत जी। सर जी, एक और बात थी। मैंने हाँ, मेरे बोलिए। दूसरे फ़ोन नंबर से अपना ओके। सुपर स्टिकर परचेज़ किया है। वो अच्छा जी, फ़ोन नम ओके। हाँ, वो उतना ज़्यादा ये ये लीजिए उसकी। अच्छा, ओके, हाँ, ओके। वो देखें ओके। आपने जिस नाम से भी किया होगा ना, उससे जब भी आप हाँ, कमेंट करेंगे, तो उसके हुँ। आगे ना एक स्पेशल स्टिकर बन के आता है। हाँ, हाँ, डॉलर साइन टाइप का कुछ बन के आएगा, एक स्टिकर बन के हाँ, आएगा, वो हाँ, मेंबरशिप की पहचान होती है। तो जिससे भी आपने लिया होगा, जब भी कमेंट करेंगे उससे, वो बन के आ हाँ। जाएगा उसमें, वो बना ठीक है, रहेगा। ठीक। ठीक है, ठीक है, ठीक है। ओके, ओके, ओके। थैंक यू सर। बहुत-बहुत हाँ, थैंक यू जी, थैंक यू। अच्छा, तो मेरे ख़्याल से ना समय हो गया है, छोटा स्ट्रीम रहता है, तो आज हम यहीं क्लोज़ करते हैं। वीरेंद्र कुमार जी लिखते हैं, नमो बुद्धाय, जय भीम, जय संविधान। हाँ जी, आपको भी और जेपी सिंह फौजी जी का यहाँ सुपर स्टिकर है, शुक्रिया जी। तो दोस्तों, आप लोग अपना ख़्याल रखें, अपनों का ख़्याल रखें और फिर हम लोग मिलते हैं संडे को आरडब्ल्यू पे नए टॉपिक के साथ। बहुत-बहुत शुक्रिया आप सभी का।